पर भूगोल का प्रभाव। कल मुझे किसी ने बताया कि सर ने गलत पढ़ा दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको ऐसे पढ़ते हो भूगोल में 8 डिग्री 4 मिनट 36 डिग्री 7 मिनट, भूगोल में इसको ऐसे पढ़ते हो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। मैंने यहाँ 7 मिनट क्यों लिखा है आपको पता है, और इसको इधर क्यों लिखा है? का जो क्षेत्र है वो 7 से लेकर 25 के मध्य, कितने 7 के मध्य या जो बाउंड्री है उस बाउंड्री में अलग अलग क्षेत्रों में अपने क्षेत्रों का दावा किया गया था, इसीलिए हमने 25 आपको बिल्कुल भी नहीं लिखवाया। भौगोलिक दृष्टि से अगर पूछा जाए तब तो आपको क्या रहेगा 25 रहेगा, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से अपन नहीं पढ़ रहे, अपन तो किसकी दृष्टि से पढ़ रहे हैं? ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको इधर लिखवाया था। भूगोल की दृष्टि से पढ़ोगे तो आप 97 अरुणाचल की तरफ चला जाएगा, लेकिन आप भूगोल नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए वो गलत नहीं। आपको लग जाए तो इससे पहले बता देता हूँ कि गलत नहीं। मुझे नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा, मुझे नहीं आता, कल देख के बताएंगे। चलिए, हमने इसको पहले पढ़ लिया था और आज हम इसी का दूसरा पार्ट जो है कि जो भारत के भौतिक विभाग है उन भौतिक विभागों में जो पहला विभाग था वो है हिमालय। कौन सा है? हिमालय। इसी को क्या कहते हैं? सीमांत पर्वतीय प्रदेश। कुछ भी कहो, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। अब इसको मानचित्र में देख लो, पहले आराम से बंद कर ले, पढ़ते समय बीच में कोई लिखे नहीं, आप उसके बाद में कितना ही लिखे, आपको टाइम दिया जाता, इसलिए मैं रुक जाता हूँ, इसलिए पहले आप इसको समझे और उसके बाद में लिखे। ठीक है, मैं पहले मानचित्र बना देता हूँ, जैसा भी बनेगा मेरे से कोशिश करूंगा मतलब अच्छा ही बनाने की, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक, ये है आपका भारत का क्षेत्र। अब इसको ध्यान से देखो, हम पढ़ रहे हैं हिमालय। क्या पढ़ रहे हैं? हिमालय। और हिमालय आपको पता है कहां से प्राप्त होता है? यहां से। कहां से? जम्मू कश्मीर से लेकर कौन से क्षेत्र तक जाता है? आपके सिक्किम के क्षेत्र तक, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र तक। तो ये भाग आपका क्या रहेगा? हिमालय का भाग रहेगा। कौन सा भाग? इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? हिमालय के नाम से जाना जाएगा। एक एक चीज को ध्यान से समझना, रटना है ही नहीं। आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस पूछ लीजिएगा। सबसे पहली चीज है कि आपको पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं? हिमालय। लेकिन हिमालय से हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं कि भारत का ऐतिहासिक महत्व क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि जो भूगोल का जो पार्ट है उस पार्ट का ऐतिहासिक महत्व क्या है, इतिहास में क्या महत्व है। सबसे पहली चीज, यहाँ कौन सा देश है? तिब्बत का नाम सुना आपने? और किसका है? चीन का। यहाँ आपको पता है कौन सा है? नेपाल। यहाँ आपको पता है कौन सा है? भूटान। और इधर आपको पता है कौन सा है? पीओके का क्षेत्र। कौन सा है? पीओके का क्षेत्र। और इधर ऊपर वाला कौन सा आ जाएगा? अफगानिस्तान का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? अफगानिस्तान का। अब इसको ध्यान से सुनना, जब ये अगर हिमालय पर्वतमाला उत्तर पूर्व में स्थित नहीं होती, यानी ये तो कौन सा भाग हो गया आपका? पूर्व का भाग। ये हो गया आपका पश्चिम का भाग। कौन सा भाग? पश्चिम। यानी अगर मैं सीधा कहूं तो हिमालय किस तरफ फैला हुआ? इसका फैला हुआ है। इसका जो फैलाव है वो है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर। किसकी ओर फैला हुआ है? पूर्व से पश्चिम की ओर। कई बार पूछा भी जाता है कि हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर कितना लंबाई है इसकी। कई बार लंबाई भी पूछी जाती है इसकी। तो लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। अब केवल लंबाई से ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब ये देखना है कि भारत में इसका ऊबड़ खाबड़ है या पठार है या पर्वतीय क्षेत्र है या शिखर क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्रों के कारण
जो विदेशी ताकतें हैं, मान लीजिए इधर चीन की ताकत है, चीन हमेशा भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर। अभी भी आप रोज देख लो, अरुणाचल प्रदेश के रोज क्षेत्रों में लड़ाई झगड़े भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों के मध्य होती रहती है। अगर आप न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो रोज उसमें आपको मिलेगी, और नहीं देखते तो फिर आपको पता नहीं रहेगा। अब जो भारत और चीन है, भारत और चीन की सीमा के मध्य जो 2400 किलोमीटर लंबा पूर्व से पश्चिम की ओर जो हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इसका भौगोलिक महत्व तो है ही, भौगोलिक महत्व के साथ साथ कैसा महत्व है, कौन सा महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व है कि अगर हिमालय पर्वतमाला की चोटी पर्वत श्रेणियां यहाँ नहीं होती तो चीन के सैनिकों को भारत पर आक्रमण करने में आसानी हो जाती। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र, सीकर के क्षेत्र, ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां स्थापित होने के कारण यहाँ पर चीन के सैनिकों को आक्रमण करने में आसानी नहीं होती है। दूसरा, इधर पीओके है, और आपको पता है भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा उसे किस नाम से जाना जाता है, मैक-मोहन। किस नाम से जाना जाता है, मैक-मोहन रेखा। ये बाउंड्री लाइन बनाई गई है कि इधर का क्षेत्र भारत का होगा और इधर का क्षेत्र चीन का होगा। इन दोनों क्षेत्रों के सीमा की बाउंड्री लाइन करने के बावजूद चीन अपने इस तिब्बत के आसपास के क्षेत्र में क्या कर रहा है, हवाई पट्टी बना रहा है, सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर अपने रॉकेट लॉन्चर स्थापित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, वो भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के आसपास के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। चीन की हमेशा एक पॉलिसी रही है, कैसी पॉलिसी रही है, साम्राज्य विस्तारवादी नीति। कैसी रही, साम्राज्य विस्तारवादी नीति। ये हमेशा ही चाहता है कि चीन का जो क्षेत्रफल है धीरे धीरे क्या कर जाए, बढ़ जाए, धीरे धीरे बढ़ जाए। इसीलिए हमेशा ही ये अपने भारत में आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा कई बार इसमें प्रश्न आता है कि हिमालय पर्वतमाला में कौन सी दर्रे हैं जहां से होकर चीन के व्यक्ति फिर भी भारत में घुसपैठ करते नजर आते हैं। तो दो दर्रे हैं, कौन सी दर्रे हैं, दो दर्रे हैं। एक का नाम है काराकोरम और एक और कौन सी है, अदिल दर्रे। कौन सी दर्रे, अदिल दर्रे। पढ़ के आ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों में कम से कम पहले पढ़ने की इच्छा तो जागृत हुई। हमेशा जब भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको पहले आप पढ़ के आए, एक आप खुद पढ़ेंगे, एक मैं पढ़ूंगा, तो दोनों चीजें आराम से आपको समझ में आ सकेंगी। तो इन क्षेत्रों के द्वारा क्या होता था, रेशम का व्यापार होता था। क्या होता था, रेशम का व्यापार। और उस क्या कहा जाता था, रेशम का व्यापारिक मार्ग भी कहा जाता है। उसी तरह आपको पता है विश्व की छत किससे कहा जाता है, पामीर के पठार। किसको कहा जाएगा, पामीर का पठार कहाँ है, भारत के उत्तर पे स्थित है। ये क्षेत्र जो है वो किसका है, पामीर के पठार। पामीर के पठार को और क्या कहते हैं, विश्व की छत। और क्या कहते हैं, पामीर की गांठ। क्या कहते हैं, पामीर की गांठ भी इसे ही कहा जाता है। ये पामीर का जो पठार है इसकी पर्वत श्रेणियां हैं। क्या है, पर्वत श्रेणी। पठार होता है, पठार की भी क्या होती है, श्रेणियां होती है। और इस तरफ जो श्रेणी है वो कौन सी है, कौन सी है, कुन्नू लुन पर्वत श्रेणी। कौन सी है, कुन्नू लन पर्वत श्रेणी। और इधर जो है वो कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत। कौन सा है, हिंदू कुश पर्वत। इसी पामीर के पठार का एक और क्षेत्र जो चीन तक है वो है सियाचिन। का नाम आपने सुना, सियाचिन पर्वत श्रृंखला, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर भी है। क्या है, सियाचिन ग्लेशियर भी है। इधर पाकिस्तान में इसका क्या महत्व है, इस क्षेत्र में बहुत सारी दर्राएं हैं। उन दर्राओं से होकर भी पाकिस्तान के जो आतंकवादी होते हैं भारत के जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं, हर रोज आतंकवादी गतियां स्थापित करते रहते हैं। कौन कौन सी है, एक है, कौन सी बताओ, दर्रे कौन कौन सी है, बोलन दर्रा। और कौन सी है, गौमल दर्रा। और कौन सी है, कोरम दर्रा। कौन सी दर्रा, कोरम दर्रा। और कौन सी है, बताओ बताओ, पढ़ के आए, बताओ। और
कौन सी? लौकी? ये क्या होती है? ये क्या होती है? नहीं पता ना? चलो, सयाद दर्रा। कौन सी दर्रा है? सयाद दर्रा। इन्हीं दर्रों से होकर पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वो क्या करते हैं? आतंकवादी घटनाएं करते हैं। आतंकवादी घटनाएं यानी इसी क्षेत्र से होते हुए हिंदू कुश पर्वत वाला, इसे पामीर की पठार, पामीर पठार से होते हुए जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं? आक्रमण करते रहे। इनके अलावा और भौगोलिक जो क्षेत्र है और उनका भारत में ऐतिहासिक महत्व है। तीन चीजें होती है। एक तो होता है विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? विश्व की। कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा मतलब? वो राजस्थान का। मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। राजस्थान क्या है? राजस्थान का गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर है। कौन सा है? नहीं, विश्व लिखा हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जो कहां पर है? यहाँ नेपाल में है। कहां पर है? वो भारत में नहीं है। कहां पर है? नेपाल में। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। आपको पता है इसकी ऊंचाई? 8,848 8,848 किलोमीटर। किलोमीटर है क्या? मिलीमीटर? मिलीमीटर किसके पता है? वर्ग मीटर। क्या है? 8,800 वर्ग मीटर। ये तो है विश्व की सबसे ऊंची। कौन सी है? विश्व की। और अगर आपसे पूछा जाए इसका तो क्या आ जाएगा? माउंट एवरेस्ट जो कितना है? 8,848 वर्ग मीटर। दूसरा है भारत। ध्यान से शब्द देखना। भारत की या भारत की, तो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत की जो है वो तो कौन सा हो जाएगा बताओ? केटू क्या होता है? केटू को कंचन जगह नहीं कहते। गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। इसी को कहते हैं केटू। क्या कहते हैं? केटू। ये कौन सी श्रेणी में है? हिमालय के उत्तरी भाग में काराकोरम श्रेणी में। इसको मैं यहां लिख दूंगा K2। कहां पर है? K2। अब तीसरा देखना। तीसरा है भारत में स्थित। कौन सा? भारत में स्थित। उधर है की, इधर है मैं। भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? अब हो जाएगा कंचनजंगा। विश्व का तो माउंट एवरेस्ट। भारत में, ये भारत की क्यों लिखवाया? क्योंकि ये पीओके की सीमा है जो लगती है इधर, उसी पर स्थित होने के कारण भारत का भी है उधर कहेंगे, उधर वो कहेगा कि पाकिस्तान की भी है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में उसको दर्शाते हैं। लेकिन अब सीधा कहे कि भारत में ही है और सबसे ऊंचा है, वो है कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई है 8,598 वर्ग किलोमीटर। अब लिखो मानचित्र बनाना और इसी तरह से ध्यान से समझना इसको। कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ लेना कंप्लीट हो जाएगा। सिंधु नदी तंत्र हमेशा मानचित्र में पढ़ा करो जिससे कि समझ में जल्दी आ जाए। स्टार्ट कर देना इसको। ठीक,
अब देखिए अपन पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिंधु नदी का निकलता कहाँ है, यानी इसमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 आपको पढ़ना पड़ेगा इसका उद्गम। क्या पढ़ना पड़ेगा? इसको पढ़ना पड़ेगा कि इसका उद्गम कहां से होता है। नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा आपको इसका प्रवाह क्षेत्र। क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रवाह क्षेत्र। नंबर 3 आपको पढ़ना पड़ेगा भारत में प्रवेश। क्या पढ़ना पड़ेगा? कि भारत में प्रवेश कहां से करती है। नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से राज्य से बहती है या भारत से फिर कहां जाती है, भारत से फिर कहां जाती है। और लास्ट में इसका जो समाप्ति स्थल है, जो समाप्ति स्थल है वो कौन सा है, समाप्ति स्थल कौन सा है। इन चीजों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इधर है पीओके है, इधर तिब्बत चीन है, इधर बांग्लादेश है, इधर नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत के मध्य खाड़ी भी आपको पता है, कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। इसके अलावा यहाँ आपको पता है कौन सा है? बर्मा, जिसे म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहली चीज, सिंधु नदी निकलती कहां से, भारत में कहां से प्रवेश करेगी, उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा रहेगा और उस क्षेत्र में उसका क्या नाम रहेगा, और अंत में कहां पर इसका समाप्ति स्थल रहेगा। तो इधर कौन सा रहेगा? अरब सागर। कौन सा रहेगा? अरब सागर। इधर कौन सा रहेगा? बंगाल की खाड़ी। कौन सी रहेगी? बंगाल की खाड़ी। इधर आपका रहेगा बंगाल की खाड़ी, और श्रीलंका के नीचे की तरफ जो रहता है वो तो आपको पता है हिंद महासागर। अब सबसे पहली चीज, जो नदी निकलती है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। वो तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलेगी? और तिब्बत में जहां से निकलती है उसे क्या कहते हैं? कौन सा क्षेत्र है? एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम आपको पता है? ग्लेशियर का नाम है बोखरचू। क्या नाम है? बोखरचू। क्या है? बोखरचू। ये है क्या? ये ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। कहां पर है? तिब्बत में स्थित है। कहां पर है? तिब्बत में। तो सबसे पहले जो उद्गम है वो कौन सा हो गया? इसका उद्गम आपका हो गया इसका बोखरचू। क्या हो गया? बोखरचू। क्या है? एक ग्लेशियर है, यहां से निकलते हुए ये नदी कहां प्रवेश करेगी? यहां से प्रवेश करेगी। ये जो स्थान है ये कौन सा क्षेत्र है? इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। और जम्मू कश्मीर में यानी तिब्बत नदी जो बोखरचू से निकलती है वो चलती हुई भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो जम्मू कश्मीर में कौन से क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है उसका नाम क्या है? ये बाद में उतार लेना भाई, इधर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, पहले समझ लो। उसको कहते हैं दमचोक। नाम क्या है? दमचोक है। क्या? जम्मू कश्मीर में स्थान है। उस स्थान में सबसे पहले सिंधु नदी क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। और प्रवाह क्षेत्र जम्मू कश्मीर में बहेगी। कहां बहेगी? जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये नदी कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। इधर कौन सा हो गया? तो पाकिस्तान में भी उस क्षेत्र का नाम पूछा जाता है कि पाकिस्तान में भारत से निकलने के बाद यानी भारत का अंतिम क्षेत्र कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर में ही बहेगी और कहीं नहीं बहेगी। बोखरचू से निकलती है, भारत में कहां से प्रवेश करती है? दमचौक से प्रवेश करती है। और दमचौक में प्रवेश करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में घुस जाती है। और पाकिस्तान में जो क्षेत्र है उसका नाम है चिल्हास। क्या है? चिल्लास। चिल्लास नाम है। क्या नाम है? चिल्लास नामक क्षेत्र जो पाकिस्तान में, इस क्षेत्र से क्या करती है? पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है और यहां से पाकिस्तान में बहती हुई किसमें गिर जाती है? अरब सागर में
गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, कराची का नाम आपने सुना? हाँ, तो कई बार पूछते हैं कराची किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित हो गई? सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। इससे भारत का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा? ऐतिहासिक महत्व ये क्या रहा? अरब सागरीय क्षेत्रों में व्यापारिक दृष्टि से सिंधु नदी महत्वपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में इसका जल का जो प्रवाह है वो यहां तक आता रहता है, जिसके कारण यहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ है और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ऐतिहासिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से भी हमारे यहाँ क्या है? ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आपको पता ही होगा कि जो चीन है ये भी क्या बना रहा है? सिंधु नदी पर बांध का निर्माण कर रहा है। और इधर भारत भी क्या कर रहा है? जम्मू कश्मीर के आसपास विद्युत उत्पादन उत्पन्न इससे कर रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से सिंधु जो नदी है, इस नदी का जो अंत में उद्गम स्थल अरब सागर में है वो ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों ही दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण स्थान। उतार क्या